हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर जहां हमने प्रीलिम्स की तैयारी एक समय पहले ही शुरू कर दी है। और इस क्रम में हमने बजट को पढ़ना शुरू किया था क्योंकि हमें पता है कि हमारे सिलेबस में जो करंट अफेयर्स है वो अब 2-3 यूनिट में आने लगा है। पहले केवल एक 8th यूनिट में आता था, अब 6 यूनिट भी बजट के या नए जो कंटेंट होते हैं, करंट अफेयर्स के डाटा होते हैं, उससे जुड़ी हुई होती है। बाकी जो यूनिट्स हैं उनमें योजनाओं के आधार पर या अलग अलग तरीके से करंट अफेयर्स किसी न किसी रूप में शामिल है। इसलिए हमने बजट को पढ़ना शुरू किया था। 2 क्लासेस हुई थी और उसके बाद एक बड़ा लंबा चौड़ा सा गैप हो गया इस क्लास के चरण में। आज हम तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। पिछली 2 क्लासेस में हमने पहली क्लासेस में ये पढ़ा था कि बजट क्या है, कितना है। दूसरी क्लास में हमने सरकार की जो इनकम थी, आय थी, उसे किन किन स्रोतों से प्राप्त किया है, कितना कितना प्राप्त किया है, कौन से कर से कितना हिस्सेदारी है, इस विषय पर बात की थी। आज हम बजट के अगले चरण माने व्यय पर बात करने वाले हैं। तो पहले इसे रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अभी तक जो पढ़ा उसका निचोड़ क्या है। बजट शब्द का अर्थ हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि सरकार एक साल में जो पैसा कमाएगी, जो आने वाला है, उस आने वाली आय का और जो खर्चा होने वाला है, उस खर्चे का जो विवरण पत्र है कि आएगा कितना और खर्च कितना करना है और कहाँ करना है। तो आएगा तो कहाँ से आएगा और खर्च होगा तो कहाँ पर खर्च होगा, इसका जो विवरण पत्र होता है उसे हम बजट कह देते हैं। बहुत सरल सी परिभाषा है। कुल मिलाकर के बजट के 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है आय और दूसरा व्यय होता है, खर्च होता है। हम इसे आम भाषा में तो आय और व्यय कह देते हैं, लेकिन बजट को जब और डीप में समझा जाता है तो बजट के इस शब्द को, आय और व्यय को, थोड़ा सा अलग रूप में लिखा जाता है। आप अभी इस भाव पर ना जाएं, मूल भाव को या मूल उसके जो कॉन्सेप्ट है उसे समझने पर फोकस करें। बजट में 2 चीजें होंगी, एक आय होगी और एक व्यय होगी। आय को हम प्राप्तियां कहेंगे और व्यय को हम खर्च या जो भी अब अगली स्टेप में समझेंगे उसे। अभी इस आय को हम पढ़ चुके हैं। आय हमारी सरकार की आय जो होती है वो 2 प्रकार से बांटी जाती है या 2 प्रकार की मानी गई है। कौन कौन से 2 प्रकार हैं? पहला राजस्व आय है, राजस्व राजस्व आय, और दूसरा वाला है पूंजीगत आय। ये हमें अभी तक पढ़ा हुआ है। राजस्व आय और पूंजीगत आय में क्या अंतर होता है? तो सरकार की ऐसी इनकम जो उसे किसी टैक्स के माध्यम से, किसी कर के माध्यम से या इस ऐसे ही अन्य किसी माध्यम से मिलनी है, वो राजस्व आय कहलाती है। पूंजीगत आय क्या कहलाती है? मान लो सरकार ने किसी को किसी ऐसी बिल्डिंग का निर्माण कर दिया जिससे अब उसे रोज किराया आएगा। सरकार ने कोई ऐसी बस बना दी जिसे चलने पर रोज उसे किराया मिलेगा, या ऐसा कोई कंपनी फैक्ट्री बना दिया, तो सरकार को यहां से जो इनकम मिलेगा वो पूंजीगत आय कहलाएगा। 2 बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। हम खर्च को भी इसी रूप में पढ़ते हैं। खर्च में भी हम पढ़ते हैं कि भाई व्यय जो है वो भी 2 प्रकार का ही होता है। सरकार का पहला खर्चा होता है राजस्व व्यय और दूसरा खर्चा होता है पूंजीगत व्यय। अब ये क्या है ये भी थोड़ा सा समझ ले, वैसे मैं समझा चुका हूं इनको पहले। सरकार का ऐसा खर्चा जो उसे अपनी सरकार को चलाने, देश को चलाने में, रोटी कपड़े मकान की इस जद्दोजहद को करने में खर्च हो रहा है, वो सब खर्चा राजस्व खर्चा या राजस्व व्यय कहलाता है। माने सरकारी लोगों की नौकरी, सरकार द्वारा जो चलाई जा रही योजना है उनका खर्चा, जो हम पेंशन देते हैं उसका खर्चा, जो भी सरकार खर्चा देती है, खर्च करती है, वो सब यही आता है। लेकिन
सरकार अगर कोई ऐसा असेट्स बनाती है जो उसे लॉन्ग टर्म में फायदा देने वाला है, जैसे हमने सड़क बना दी, जैसे हमने कुछ पुल बना दिया, जैसे हमने कोई एम्पोरियम बना दिया या एक्वेरियम बना दिया, कुछ भी बनाया, तो वो सरकार को लंबे समय तक फायदा देने वाला है। तो कुल मिलाकर एक शब्द में कहूं कि ऐसा खर्चा जो आपने किया और खत्म हो गया, उसका कोई हिसाब किताब अब नहीं है, जैसे हमने रोटी खाई और वो खत्म हो चुकी है, तो वो राजस्व व्यय में आएगा। और ऐसा खर्चा जो आपने किया और वो आपके पास बना हुआ है, जैसे मैं बाजार जाऊं और मैं वहां से एक आइसक्रीम खा लूं, तो वो राजस्व व्यय होगा क्योंकि अब वो खत्म हो चुकी है। पूंजीगत व्यय, मैं वहां से एक कॉपी और एक पेन खरीद कर लाऊं, अब वो कॉपी और पेन मेरे पास रखे रहेंगे और उनको मैं बाद में बेच भी सकता हूं, मेरे पास वो एक संपत्ति के रूप में है। तो ऐसे खर्चे जो सरकार को संपत्ति के रूप में बन करके धरे रहते हैं, रखे रहते हैं, उसकी जेब में होते हैं, वे सब पूंजीगत खर्चे कहलाते हैं। पिछले वाले लेक्चर में हमने आय को किन किन स्रोतों से सरकार ने प्राप्त किया है, अलग अलग भागों में तोड़ करके, कि जीएसटी से उसे कितनी इनकम हुई, आबकारी से उसे कितनी इनकम हुई, केंद्रीय करों से उसे कितनी इनकम हुई, इस रूप में पढ़ लिया है। अब हम व्यय पर आते हैं। तो आज की जो क्लास है वो यहां से शुरू होती है कि व्यय क्या होता है। तो हमारी सरकार जो खर्चा करती है उसे हम अभी व्यय के नाम से जान रहे हैं, और इसके दो हिस्से होते हैं। पहला होता है राजस्व व्यय, राजस्व व्यय, और दूसरा होता है पूंजीगत व्यय। आपको परिभाषाएं समझ में आ गई हैं, फिर एक बार दूसरे ढंग से प्रस्तुत कर देता हूं। ऐसा खर्चा जो सरकार को अपने दैनिक कार्यों को चलाने, सरकार को अपने दैनिक कार्यों को चलाने के लिए किया करना है, वो सब खर्चा राजस्व व्यय कहलाता है। जैसे हमारी पुलिस को सैलरी दी जा रही है, जैसे हमारे डॉक्टरों को तनख्वाह दी जा रही है, जैसे हमारे शिक्षकों को सैलरी दी जा रही है, वो सैलरी वाला हिस्सा या ऐसा खर्चा जो करके खत्म हो जाएगा, वो खर्चा राजस्व व्यय के रूप में काउंट होता है। जबकि ऐसा खर्चा जो आज आपने अपनी जेब से पैसे के रूप में निकाला और वो किसी और रूप में फिर से आपकी जेब में आ जाएगा, जैसे सरकार ने एक स्कूल बना दिया, सरकार ने क्या कर दिया, एक स्कूल बना दिया, वो बिल्डिंग खड़ी हुई है, सरकार ने एक रोड बना दिया, वो रोड अब 10 साल तक यूज किया जा सकता है। तो ये जो कि पैसे से किसी और रूप में बदल रहे हैं, अर्थात किसी असेट्स के रूप में हमारे पास हैं, उन पैसों को या उन खर्चों को हम पूंजीगत खर्चों के रूप में जानते हैं। अब बड़े सिंपल शब्दों में ये समझो कि हमारी सरकार का जो टोटल बजट है, हमारी सरकार का टोटल जो बजट है वो कितना है, तो हम टोटल बजट में पूरा पैसा जोड़ते हैं, कितना, 421,032, ये सरकार का 2025-26 का बजट है। बजट हमेशा एक प्रकार का अनुमान होता है, क्या होता है, अनुमान, क्योंकि सरकार ने अंदाजा लगाया है कि इस साल हमें इतना पैसा मिलेगा, इसलिए बजट में हमेशा पीछे यहाँ छोटा सा अनु शब्द लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, अनु, क्योंकि अब इस साल में आपको क्या पैसा मिलेगा ये इसका अनुमान ही तो है। आपको कैसे पता कि दिसंबर में आपको क्या मिलेगा, अभी तो हम अक्टूबर में चल रहे हैं, सितंबर में चल रहे हैं, तो यह अनुमान होता है। सरकार का जो टोटल पैसा है उसमें आय कितनी है, उसकी उसकी आय है 375, और उसका खर्चा भी कितना है, खर्चा भी है 375, तो 3,75,000 रुपए, करोड़ रुपए की आय और 3,75,000 करोड़ रुपए की व्यय या खर्चा है। आज हम इस खर्चे पर बात करने वाले हैं, माने सरकार का टोटल खर्चा, व्यय क्या है, ये वाला कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। बजट का कुल खर्च या बजट में जो कुल खर्चा है वो हम पिछले साल से तुलना करके देखते हैं। आप लोग इसे तुलना वाले हिस्से को अच्छे से समझ लेना। एग्जामिनर आजकल आपसे जो प्रश्न पूछ रहा है वो तुलनात्मक ज्यादा पूछे जाते हैं। खर्च 2024-25 मतलब पिछले साल हमने खर्चा किया था
3.26 लाख करोड़ रुपए कितना खर्च किया था? 3.26 लाख करोड़ रुपए हमने पूरे मध्य प्रदेश को खर्चा किया। इस साल 25-26 में हम 3,75,000 करोड़ रुपए 3,75,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, जो कि पिछले साल से 15% अधिक है। माने हमने पिछले साल 3,26,000 करोड़ रुपए खर्च किया था, अब हम इस बार 3,75,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। माने हमारा खर्चा पिछले साल की तुलना में 15% बढ़ गया है। बहुत सिंपल। अब इस खर्चे में जो पिछले साल का खर्चा था, उसमें राजस्व व्यय मतलब राजस्व पर खर्चा 261 था 2.61 और पूंजीगत खर्चा 64,000 करोड़ रुपए था। इस साल हम जो खर्चा करने वाले हैं उसको बहुत अच्छे से समझे, क्योंकि ये बहुत रटने वाले पॉइंट शुरू हो गए हैं। ये सारा पैसा आपको याद होना चाहिए। राजस्व व्यय हम 2,90,000 करोड़ रुपए करेंगे और पूंजीगत व्यय हम 85,000 करोड़ रुपए करेंगे। इसे मैं एक साफ पेज पर लिख देता हूं। सरकार का जो बजट है उसमें दो बातें लिखी हैं, इनकम और खर्चा। अब ये जो खर्चा है इसे हम दो भागों में बांट देते हैं। सरकार इस साल खर्च करेगी 3,75,000 करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए। ये हमारी सरकार मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा है कि हम इतना पैसा 2025-26 में खर्च करेंगे। इस खर्चे में दो प्रकार के खर्चे होंगे। एक प्रकार का खर्चा होगा राजस्व व्यय और दूसरा खर्चा होगा पूंजीगत व्यय। क्या होगा? पूंजीगत व्यय। तो हमारी जो सरकार है वो राजस्व व्यय में 2,90,000 करोड़ रुपए 2,90,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राजस्व व्यय क्या होता है? वो खर्चा जो सरकार करेगी और वो खत्म हो जाएगा, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा, तो वो वाला खर्चा क्या कहलाएगा? राजस्व व्यय कहलाएगा। देखो, हमारी सरकार अपने दैनिक कार्यों को चलाने के लिए हमारे नेताजी की सैलरी, हमारे सरकारी अधिकारी आज करने पर खत्म हो जाएगा, वो राजस्व व्यय है। पूंजीगत व्यय में हमारी सरकार 84,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस पैसे से ही हमारे यहाँ सड़क, नदी या नदी पर बांध, तालाब, जो भी मतलब बिल्डिंग्स बननी है, अधोसंरचना बननी है, वो सब इस 84,000 करोड़ रुपए में बनेगी। जबकि उल्टा होना चाहिए, तो खैर हमारे देश में व्यवस्था ही थोड़ी सी विपरीत है। ये आज की व्यवस्था है कि हमारे देश में पूंजीगत, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं कि पूंजीगत खर्चा 84,000 करोड़ रुपए होगा। इस पूरे चैप्टर में ये बात रट लीजिए आप, क्योंकि हमें याद होना चाहिए कि हमारी सरकार इस साल 3,75,377 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसमें से राजस्व खर्चा 2,90,000 और पूंजीगत खर्चा 85,000 करोड़ रुपए होगा। मैंने 84 कहा था, उसे संशोधित करें, 85,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे हम। ये हमें याद होना चाहिए, ये पूरी तरह हमारे दिमाग में रटा हुआ होना चाहिए। अपने दिमाग में ये सारे कॉन्सेप्ट सेट हो। भाई मैं फिर से एक बार इस कॉन्सेप्ट को रख देता हूं। हमारी सरकार का जो बजट है वो 4,21,032 करोड़ रुपए है। उसमें इनकम जो है वो उसकी हो रही है 3,75,000 करोड़ रुपए, और वो खर्च करेगी, जिसे हम व्यय कहेंगे, खर्च भी वो करेगी 3,75,000 करोड़ रुपए। इसको भी मैं 0 लिख देता हूं। इसमें से राजस्व जो व्यय होगा वो 290 होगा, और जो पूंजीगत व्यय होगा वो पैसा भी, पूंजीगत व्यय भी 85,000 करोड़ रुपए होगा। ये हमें अभी तक रट लेना है, अपने दिमाग में ये बातें सेट हो जानी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे चरण में। अब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मेरी ये 2 क्लासेस नहीं देखी हैं, वो पहले तो उन 2 क्लासेस को देख ले जो कि मैंने पहले ले रखी है।
आपने वो 2 क्लासेस के बिना इन तीसरी क्लास, बजट की तीसरी क्लास है जो अभी मैं आपके सामने रखा हूं, 2 क्लासेस लिए बिना तीसरी क्लास देखने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप पहले अपनी 2 क्लासेस को देखिएगा और फिर तीसरी क्लास पे आइएगा। अब हम देखते हैं कि हमारी जो सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, ये मध्य प्रदेश की सरकार अपना जो टोटल खर्चा करेगी उसमें से कितना पैसा कहां खर्च होगा। सरकार अपना 17% पैसा जो है वो अधोसंरचना, अधोसंरचना मतलब समझते हैं आप सब लोग, बिल्डिंग बनाने, सड़क बनाने, कुएं बनाने, तालाब बनाने, इन सब में खर्चा करेगी। कृषि क्षेत्र पर वो 9% पैसा खर्च करेगी। स्वास्थ्य पर वो 12% पैसा खर्चा करेगी। शिक्षा पर वो 11% पैसा खर्चा करेगी। सामाजिक क्षेत्र मतलब एसटी, एससी, ओबीसी के लिए वो अपने बजट का 6% हिस्सा खर्च करेगी। 12% पैसा ग्रामीण और नगरीय विकास के लिए, 9% पैसे अन्य के लिए, 7% ऋणों का भुगतान करने के लिए, 7% ब्याज के लिए और 7% पेंशन देने के लिए खर्च किया जाएगा। क्या आपके दिमाग में ये बेसिक सी बात कि भाई मेरे पास अगर 100 रुपए आएंगे तो उसमें से मैं 17 रुपए तो अपनी अधोसंरचना बनाने में खर्च करूंगा, फिर बाकी का जो पैसा है 7% में पिछले जो मैंने पैसे ले रखे हैं उसका ब्याज देने में, 7% में अपने नागरिकों को पेंशन देने में, 7% में अपने ऋणों को चुकाने में, इतना तरीके से इसको खर्च करूंगा। फिर आप याद रखें, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 2 अपने पास बड़े हिस्से हैं। तो शिक्षा पर हम खर्च करने वाले हैं 11% और स्वास्थ्य पर हम खर्च करने वाले हैं 12%। इसे रटना है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जो शिक्षा है उस पर 11% और स्वास्थ्य पर अपने खर्चे का 12% पैसा खर्च करना है। की इनकम होती है उसमें से 7% पैसा तो उसका जो पुराने लोन ले रखे हैं उनका ब्याज देने में खर्च कर देती है। 7% पैसा हमारे देश में, मध्य प्रदेश में जो लोग हैं पेंशन जिनको मिलती है उनको देने में खर्च करती है। 7% पैसा हमने जो लोन ले रखे हैं उनका ऋण, उनका मूलधन भी चुकाने में खर्च करती है। 17% पैसा हम अधोसंरचना निर्माण में, 11% शिक्षा, 12% स्वास्थ्य और 9% कृषि क्षेत्र में खर्चा करते हैं। और भी छोटे मोटे खर्चे हैं लेकिन ये मोटे मोटे खर्चे हैं, आपको ये याद रखना है, ये रट करके रखना है। तो अभी तक हमने अपने इस क्लास में सरकार का टोटल खर्चा, उस खर्चे के 2 हिस्से हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, और वो कितना कितना है ये हमने टोटल खर्चा 3,75,000 करोड़ रुपए, राजस्व खर्चा 290 और पूंजीगत खर्चा 85,000 रुपए। अब ये याद है ना आप लोगों को कि राजस्व खर्च क्या होता है, पूंजीगत खर्च क्या होता है? सिंपल, सरकार ने जो पैसा आज खत्म कर दिया और जिसका कोई हिसाब किताब कल ना रहेगा वो राजस्व खर्च कहलाता है। ऐसा पैसा जिससे कल हमें कुछ नया मिलने वाला है वो पूंजीगत खर्च कहलाता है। जैसे सरकार ने मान लीजिए कि अमेरिका से एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खरीद ली या एक कुछ कुछ खरीद लिया, टेक्नोलॉजी सामान खरीद लिया, तो वो पैसा पूंजीगत होगा क्योंकि वो वस्तु हमारे पास है ना आज की तारीख में। जो खा कर खत्म कर देते हैं वो राजस्व व्यय और जो हमें किसी और रूप में बदल दिया जाता है वो पूंजीगत खर्च है। फिर हमने हमारी सरकार के पैसों को एक डायग्राम के रूप में, इस प्रकार के चार्ट के रूप में पढ़ा कि सरकार का पैसा किस किस प्रकार से खर्च होना है। अधोसंरचना पर सबसे ज्यादा 17%, फिर 9% कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये हमने पढ़ लिया। फिर हमने ऋणों का भुगतान, ब्याज भुगतान और पेंशन, इन तीनों पर 7-7% खर्चा किया है। ये रट करके रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसी पॉइंट में जो खर्च वाले चैप्टर है इसी में हमने और थोड़ा सा अच्छे से बातों को रखना है। हमने ये पढ़ लिया कि हमारी सरकार खर्च जो करती है उसे 2 भागों में बांटती है, एक राजस्व खर्च के रूप में
और एक पूंजीगत खर्च के रूप में। अभी हमने जो खर्चा देखा वो दोनों के रूप में था या दोनों का जोड़ करके था। अब हम केवल राजस्व में जो पैसा हमने खर्च किया है उस पर बात करते हैं, राजस्व व्यय जो हमने किया है। राजस्व व्यय याद है ना, ऐसा खर्चा जो सरकार पेंशन देने में, सैलरी देने में, रोज के दैनिक खर्चों को चलाने में खर्च कर रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हिस्सा है। 2,90,000 टोटल बजट 375, मतलब टोटल खर्चा 375, उसमें से 290 आपने रोज के पैसे, रोज के काम को करने में खर्च करने हैं, तो वो राजस्व खर्च है। और राजस्व खर्च में आपकी जो हिस्सेदारियां हैं, जो आपका है, वो देखते हैं। राजस्व व्यय के प्रमुख घटक, उसमें 3 प्रमुख घटक हैं। सरकार का राजस्व व्यय जो है उसमें से 22% पैसा पेंशन में खर्च हो जाता है। कितना पैसा? 22% पैसा हमारी सरकार सैलरी देने में, वेतन में खर्च करती है। 10% पैसा हमने पेंशन में खर्च किया हुआ है और 9.8% पैसा हमने ब्याजों के भुगतान करने में खर्च कर लेना है। तो ये आपको अब अजीब लग रहा होगा कि सर अभी अभी आपने बताया था कि 7% पैसा आप पेंशन में, 7% आप ब्याज के भुगतान में और 7% आप ऋणों के भुगतान में खर्च करते हैं, तो फिर यहाँ ये प्रतिशत बदल क्यों गया? इसलिए बदल गया है मेरे भाई, क्योंकि अभी हमने जो पैसा खर्च देखा था, देखो एक तो हम कह रहे थे कि बजट में आय होती है और एक व्यय होता है, तो ये जो टोटल व्यय है इसमें से 7% पेंशन को जाता है, 7% ब्याज भुगतान को जाता है, 7% ऋण भुगतान को जाता है, वो इसका था। इसमें 2 चीजें हैं, एक राजस्व है और एक पूंजीगत है। अब हम अभी पूंजीगत वाले हिस्से को नहीं छेड़ रहे हैं, जो कि 85,000 करोड़ रुपए है। हम इसको देख रहे हैं कि 290 जो है, इसका टोटल पेंशन में, सैलरी में कितना पैसा खर्च हो जाता है। तो यहां अगर देखें कि राजस्व खर्च का 22% पैसा तो हमारा सैलरी देने में, वेतन देने में, सैलरी देने में या वेतन देने में खर्च हो जाता है। 10% हिस्सा पेंशन देने में खर्च हो जाता है। 9.8% हिस्सा हमारा ब्याजों का भुगतान करने में हो जाता है खर्च। ये हम यहां से देख रहे हैं, इसलिए ये 2% मिल रहे होंगे, 7 और ये 10। तो एग्जामिनर आपसे जैसा प्रश्न पूछेगा आप वैसा आंसर करेंगे। अगर वो पूछता है कि कुल खर्च में पेंशन का प्रतिशत कितना है, तो कुल खर्चे में 7% हिस्सेदारी पेंशन की है, कुल खर्च में 7% हिस्सा ब्याज का है। अगर प्रश्न घुमाकर पूछा जाए कि राजस्व व्यय में पेंशन का हिस्सा कितना है, तो वो 10% है। राजस्व व्यय में वेतन का, सैलरी का परसेंट कितना है, हिस्सेदारी कितना है, तो वो 22% है। राजस्व व्यय में ब्याज भुगतान का प्रतिशत कितना है, तो 9.8% है। आपको ये इस तरीके से अपने दिमाग में याद रखना है। हमारी सरकार हर साल ब्याज देती है, जो पुराने लोन लिए हुए हैं उस पॉइंट पर फोकस करो। ब्याज भुगतान, राज्य द्वारा लिए गए ऋण के ब्याज भुगतान की मानक स्थिति राजस्व प्राप्ति का 10% तक है। माने ये प्रश्न एक बन सकता है कि हम कितना पैसा अपने राजस्व प्राप्ति का ब्याज के भुगतान में खर्च करें, तो सीमा है कि 10% से ज्यादा खर्च नहीं करोगे। इसीलिए हमारी सरकार ने चतुराई से 9.84% खर्च किया। अब ये आप देख सकते हैं कि हर साल हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने जो पुराने लोन ले रखे हैं, लोन के चुकाने में नहीं, लोन का ब्याज चुकाने में हम हर बार अपने बजट का 9-10% हिस्सा खर्च कर लेते हैं। केवल ब्याज भरने में, पूरा लोन खत्म नहीं हो रहा है, केवल ब्याज देने में। 2021-22, 20-21 में हमने 10%, 21-22 में हमने 9.92, फिर 22 में हमने 9.5, 23 में हमने 9.8, फिर 24 में बढ़ गया 10.2 और यहाँ 9.84% पैसा ब्याज देने में खर्च किया है। वेतन और सैलरी में भी हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं हर साल का तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं।
कि वेतन देने में राजस्व का कितना हिस्सा चले जाता है। तो वेतन देने में लगभग 22 से 23%, 22.9%, मतलब 23 हो गया लगभग, इतना पैसा सरकार का शुद्ध रूप से सरकारी एम्प्लॉइज को सैलरी देने में खर्च हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसी पार्ट को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है, सकल घरेलू उत्पाद आप समझते हैं, मध्य प्रदेश की टोटल इनकम को हम कह सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद शब्द का मतलब सब जानते हैं। सकल घरेलू उत्पाद मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम जीडीपी कह देते हैं। मध्य प्रदेश के जीडीपी में कितनी परसेंट वृद्धि हो रही है, वृद्धि दर की बात कर रहा हूं, जिसे हम शॉर्टकट में सी ए जी आर कहेंगे। कंपाउंड, सी फॉर कंपाउंड, एनुअल, ए फॉर एनुअल वार्षिक, जी फॉर ग्रोथ और आर फॉर रेट। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कहलाता है CAGR। ये हमारा 2020-21 में लगभग 8% हुआ करता था, जो अब लगभग 13% है। CAGR आप याद रखेंगे, अर्थात लगातार हम वृद्धि कर रहे हैं। हमारी जो जीडीपी है उसमें, हमारी जीडीपी हर साल कितनी बड़ी होती जा रही है। अगर मध्य प्रदेश की जीडीपी इस साल 10 रुपए है तो अगले साल वो 13% बढ़ जाएगी, मतलब उसमें 13% ग्रोथ दिखाई देगी, जिसे हम CAGR कहेंगे। याद रखना, भारत में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के मामले में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। तो फिर यह प्रश्न उठता है कि पहले स्थान पर कौन है। पहले स्थान पर मिजोरम है। मिजोरम जो है वो 14% वृद्धि दिखाता है। सिक्किम सेकंड नंबर पर है। सिक्किम जो है वो 13%, 13.1%। फिर थर्ड नंबर पर मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश शुद्ध 13%। और सबसे आखिरी में गोवा आता है। गोवा सबसे कम वृद्धि कर रहा है, 7%। आप ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझे, क्योंकि एग्जाम में सीधे प्रश्न बन सकता है। सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि होती है। देखो, हमारे भारत का कुछ सकल घरेलू उत्पाद है, भारत का कुल जीडीपी कुछ है, उस जीडीपी में मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, महाराष्ट्र भी है, आंध्र प्रदेश भी है। सारे राज्यों का प्लस करोगे तो भारत का बन जाएगा। सिंपल है। भारत के जीडीपी अलग से थोड़ी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, सबका जीडीपी मिला दो तो भारत का जीडीपी बनेगा। जीडीपी होता क्या है, किसी देश की सरकार द्वारा, किसी देश की सरकार द्वारा एक वित्त वर्ष में जो समस्त उत्पादित वस्तुएं होती हैं और सेवाएं होती हैं, उनके योग को हम कहते हैं जीडीपी। ये भारत का भी है और मध्य प्रदेश का, क्योंकि मध्य प्रदेश खुद अपने आप में एक राज्य है। तो मध्य प्रदेश का जो जीडीपी है उसमें वृद्धि का मतलब 2024-25 में उसका जो भी जीडीपी रहा हो, एक्स रहा हो, तो 2025-26 में उसका जो जीडीपी होगा, वाई होगा। तो इन दोनों के बीच वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, उसे हम शॉर्टकट में एक टर्म CAGR से जानते हैं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। क्या कहते हैं? CAGR। हमारी जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई उसे हम क्या कहेंगे? CAGR। और वो हमारे मध्य प्रदेश की है 13%। भारत के सभी राज्यों में हम थर्ड स्थान रखते हैं। कौन सा स्थान रखते हैं? थर्ड स्थान। पहला रखता है मिजोरम, दूसरा रखता है सिक्किम और तीसरे नंबर पर आ जाता है मध्य प्रदेश, मेरा प्यारा मध्य प्रदेश। तीसरा नंबर का जीडीपी ग्रोथ रेट रखने वाला राज्य है। इतना इंफॉर्मेशन आज के लिए आप अपने दिमाग में सेव रखें। बाकी की बातें, राजस्व व्यय क्या है, राजस्व घाटा क्या है, ये सब बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। सबको विशेष रूप से धन्यवाद कि ये जो क्लास है ये बहुत दिन से नहीं हो पा रही थी, आज भगवान की कृपा से
और आप सबकी इच्छा से ये क्लास हो पाई है। कोशिश करेंगे कि ये क्लास कंटिन्यू चले। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद इस क्लास को अटेंड करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू।